हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 12 अगस्त 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। गाइज, ये लेक्चर जो है वो सिविल सर्विसेज स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना। एंड यहाँ पर हम लोग वेरियस सोर्सेज से न्यूज़ को कवर करते हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज़ को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को भी कवर करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कशन डिबेट्स आती हैं उनको डिस्कस करते हैं, प्लस वेरियस मैगजीन्स जैसे कि ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। इन शॉर्ट, अगर आपने इस लेक्चर को एंड तक पूरा देखा तो आपको किसी भी सोर्स से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है। एंड यहाँ पर हम लोग प्रीलिम्स मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ को कवर करते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में न्यूज़ होती है। एंड सिविल सर्विसेज में जिस प्रकार से पेपर 1, 2, 3, 4 आता है तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर न्यूज़ को भी कवर करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आज जो टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं, पेपर 1 का ये टॉपिक है, पेपर 2 के ये कुछ टॉपिक है और पेपर 3 के ये कुछ टॉपिक्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। ये मेरी फेसबुक की प्रोफाइल है और चैनल का नाम करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा है। चेक कर लीजिए चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन पर भी जरूर हिट करिएगा। और साथ ही साथ टेलीग्राम का एक चैनल है, इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, झा_सर। ऐसा करने से लेक्चर्स की हर एक नोटिफिकेशन, अपडेट्स या चैनल से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो सभी की सब आपको यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, अब चलिए समय ना वेस्ट करते हुए फटाफट लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। तो पेपर 1 से रिलेटेड जो पहली न्यूज है वो है क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, या फिर कह लो अगस्त क्रांति दिवस के बारे में, या फिर अगस्त क्रांति के बारे में, या अगस्त रेवोल्यूशन के बारे में। तो ये जितनी भी चीज मैंने आपको बताई है, टर्म्स जितने भी बताए हैं, वो एक ही से रिलेटेड है। ये क्विट इंडिया मूवमेंट को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि अगस्त रेवोल्यूशन, अगस्त क्रांति दिवस, तो ये एक ही है। ठीक है, कभी ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभार सिविल सर्विसेज में अलग अलग टर्म्स को उपयोग करके बच्चों को कंफ्यूज कर दिया जाता है। तो ये पूरे टर्म्स के बारे में एक जानकारी आपको होनी चाहिए कि हाँ, ये एक ही टर्म की बात हो रही है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, न्यूज में ये टॉपिक क्यों आया, क्योंकि 78th एनिवर्सरी क्विट इंडिया मूवमेंट की अभी रिसेंटली 8 अगस्त 2020 को ऑब्जर्व की गई थी और हर साल 8 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस मनाया जाता है। तो इसीलिए ये टॉपिक न्यूज में देखने को मिला था। बट एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से हम लोग थोड़ा सा आइडिया लेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। आई नो कि आपने हिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ लिया है, बट फिर भी हम लोग कुछ चीजें देखेंगे जो कि सिविल सर्विसेज में, प्रीलिम्स में और इवन मेंस में भी जो है वो पूछी जा सकती है। तो एक जनरल आइडिया हम लोग देखते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड। तो सबसे पहली चीज, कई बार सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है कि क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत होने का क्या कारण था, यानी कि उसको शुरू होने का क्या कारण था। तो क्रिप्स मिशन का फेलियर एक बड़ा कारण था क्विट इंडिया मूवमेंट के शुरू होने का। अब जब तक आपको क्रिप्स मिशन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया नहीं होगा तब तक क्विट इंडिया की तरफ हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो क्रिप्स मिशन के बारे में थोड़ा सा आइडिया लो। सो देखो, एक स्टोरी इमेजिन करना, ये पीरियड जो था वो वर्ल्ड वॉर सेकंड का पीरियड था। ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकंड का टाइम चल रहा था। उस समय ब्रिटेन की हालत क्या थी, काफी नाजुक, काफी कमजोर हो गई थी। ब्रिटेन जो था वो साउथ ईस्ट एशिया पे उसकी हार हम लोग को देखने को मिल रही थी। ब्रिटेन को खतरा था जापान से कि जापान इंडिया पर कब्जा ना कर ले, इंडिया पर आक्रमण ना कर ले। तो ब्रिटेन जो था वो इंडिया का सपोर्ट चाह रहा था और उस समय ब्रिटेन के ऊपर प्रेशर भी था अलाइज का। आपने वर्ल्ड वॉर 2 पढ़ा होगा तो आपको पता है कि अलाइज और एक्सिस पावर जो देखने को मिलती थी। तो यूएसए, यूएसएसआर और चाइना का प्रेशर बार बार क्रिएट हो रहा था ब्रिटेन के ऊपर कि भाई इंडिया से सपोर्ट मांगो, इंडिया सपोर्ट नहीं करेगी तो दिक्कत हो जाएगी, यहाँ पर हम हार जाएंगे, यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया में बुरी तरह से वैसे ही हार हो रही है। तो ये चीज पूरी ओवरऑल चल रही थी। अब एक स्टोरी आपको क्लियर हुई कि ब्रिटेन को, वर्ल्ड वॉर 2 का पीरियड था, ब्रिटेन को सपोर्ट चाहिए था इंडिया का। अब इस समय इंडिया के जो नेशनलिस्ट लीडर थे उनके दिमाग में एक बात क्लियर हो गई कि यार ये जो है वो हमसे सपोर्ट मांग रहा है, मतलब ये अभी आज की डेट में कमजोर है और इस कमजोरी का हम लोग फायदा उठाते हुए इंडिया को इंडिपेंडेंस घोषित करवा सकते हैं, यानी कि इंडिया को टोटली इंडिपेंडेंट करवा सकते हैं। तो इंडियंस ने प्रपोजल रखा, नेशनलिस्ट ने प्रपोजल रखा कि हम आपका सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं, बट आप प्रॉमिस करो कि ये वर्ल्ड वॉर 2 समाप्त होने के बाद जो है आप हमें इंडिपेंडेंट घोषित कर दोगे और आप यहां से इंडिया छोड़कर चले जाओगे। तो ये प्रपोजल जो है वो हुआ था। अब ब्रिटिशर्स, आप जानते ही हैं कि हमेशा से इनकी कहानी रही है कि ये बोल तो प्रॉमिस तो कर देते हैं बट फिर वो प्रॉमिस को निभाते नहीं, और हुआ यही। इन्होंने बाद में जाके अपने प्रोमिसेस पर ये अपने खड़े नहीं उतरे और उसको लेकर जो हमारे ऑनरेबल फादर ऑफ नेशन, जो कि हमेशा नॉन वायलेंस की बात करते रहते हैं कि किसी प्रकार का अटैक नहीं होना चाहिए, आक्रमण नहीं होना चाहिए, और इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, डू और डाई मंत्र इनका इन्होंने एक निकाला, करो या मरो। इन्होंने ये चीज कही कि वी शैल ईदर फ्री इंडिया और डाई इन द अटेम्प्ट, या तो हम इंडिया को आजाद करा लें या इंडिया की आजादी में मर जाएं। इनका ये स्टेटमेंट था। अब यहां पर या तो हम मर जाएं, तो उसको लेकर लोगों को क्लियर हो गया कि यार गांधी जी ने बोल दिया अब तो लड़ाई कर लो, अब तो अटैक कर लो।
अब तो वॉयलेंट अटैक हम लोग कर सकते हैं, ऐसा मतलब जो है वो गांधी जी का जब स्टेटमेंट था तो लोगों के दिमाग में ये चीज क्लियर होने लगी कि हाँ यार गांधी जी ने तो अटैक करने का बोल दिया। अब इसी बीच क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने गांधी जी को और वेरियस टॉप लीडर्स को अरेस्ट कर लिया उनके इस स्टेटमेंट के कारण। अब गांधी जी चले गए जेल और वेरियस लीडर्स चले गए जेल। अब उनको रखा भी एक पर्टिकुलर लोकेशन में नहीं, किसी को आइडिया नहीं कि कौन लीडर जो है वो कहां पर है। इन्होंने एक तरह से उनको छुपा दिया था। वो छुपाया इसलिए था क्योंकि स्टोरी याद करो आप, 1857 की रिवोल्ट ऑफ 1857, सिपॉय म्यूटिनी। सिपॉयज ने जेल तोड़ के निकाल लिया था अपने जो है वो सिपाहियों को, जब उनको बंद कर दिया गया था उनके रेजिस्टेंस के लिए। उन्होंने रेजिस्ट किया था ना कि हम जो है वो इस कारतूस का उपयोग नहीं करेंगे, इसमें सुअर और गाय की चमड़ी है, याद है ना मंगल पांडे वाला केस। तो अरेस्ट कर लिया गया था, उनको मार भी दिया था, आपको आइडिया होगा। तो उस बीच जो है वो वहां पर जो सिपॉइज जो थे उन्होंने अटैक कर दिया जेल पर और जेल तोड़ के चले गए। तो ब्रिटिशर्स को पता था कि यार अगर हम इन नेशनलिस्ट लीडर को अगर कहीं पर रखेंगे तो ये यहाँ के जो लोग हैं वो उनको छुड़ा लेंगे, जेल वेल तोड़ देंगे। तो उनको पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने अलग अलग जगह पर किसी को कोई आइडिया नहीं कौन लीडर जो है वो कहां पर है, सबको अलग अलग जगह पर रख दिया। ठीक है, ये कहानी चल रही थी। अब उस बीच क्या हुआ, अब नेशनलिस्ट लीडर्स जेल में। अब उससे पहले महात्मा गांधी जी कहकर चले गए डू और डाई। तो लोगों ने क्या किया, अफरा तफरी मचा दी। पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक बिल्डिंग, गवर्नमेंट ऑफिसेस, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज तोड़ फोड़ मचाना शुरू कर दिया, उत्पात मचा डाला पूरे इंडिया में। अब यहीं पर ही मैं आपको रोककर एक चीज ये बताना चाहूंगा कि अगर बाय चांस एग्जामिनेशन में आ जाता है कि क्या वजह थी कि अटैक होने की, तो आप ये वजह ये भी मेंशन करेंगे कि नेशनलिस्ट लीडर को जेल में डाल दिया था। अगर ब्रिटिशर्स ये गलती नहीं करते, नेशनलिस्ट लीडर को जेल में नहीं डालते, तो इतना खराब सिचुएशन, इतना वॉलेंट अटैक जो है वो ना देखने को मिलता। ठीक है, वॉलेंट अटैक होने की वजह भी ये थी। और दूसरी वजह ये भी है क्विट इंडिया मूवमेंट फेल होने की, इसमें भी आप एड ऑन कर सकते हैं कि जो लोग बाग थे उनके पास कोई लीडर नहीं था। तो एक बेसिकली एक डायरेक्शन नहीं था लोगों के पास। लोगों को बस ये लगा कि डू और डाई, मतलब मारते रहो और मर जाओ, आजादी मिल जाए मिल जाए। इवन पता है उस पर्टिकुलर पीरियड में लोगों को पर्टिकुलरली पता भी नहीं था कि आजादी क्या होती है। राइट, आजादी के बारे में तो गांधी जी ने आकर बताया कि हम जो है वो कॉलोनियल रूल में, नहीं तो लोगों को लग रहा था कि ठीक है यार ऐसे ही चल रहा है। लोगों को आइडिया भी नहीं था। गांधी जी का मेन रोल पता है क्या था, लोगों को अवेयर करना। सब उनके करीब अपनी लाइफ के 10-15 साल तो इसी चीज में निकल गए, लोगों को अवेयर करने में कि भैया आप जो है वो कब्जे में हो, ब्रिटेन के फॉरेन पावर के आप कब्जे में हो। लोगों को आइडिया ही नहीं था कि वो कब्जे में। फिर जब ये सब कहानी जब शुरू हुई, लोगों ने मारना पीटना शुरू किया, लोगों को डायरेक्शन नहीं मिला, तो उसके बाद फिर फाइनली ये मिशन जो है वो फेलियर के तौर पर चला गया। बट एक क्विट इंडिया मूवमेंट का जो ये पूरा जो इमेजिनरी सिचुएशन है वो आई थिंक कि आपके दिमाग में अभी क्रिएट हो गई होगी कि ये क्या था एग्जैक्टली। राइट, हालांकि आप पढ़ोगे ही वैसे इसमें स्पेक्ट्रम के अंदर। तो ये था पूरा कि लीडर्स को अरेस्ट कर लिए। जो चीज मैंने भी आपको पूरी समझाई वो पूरी यहीं की यहीं यहाँ पर मेंशन है, लिखी हुई है। ठीक है, इसके अलावा जो मेथड जो उपयोग किए गए लोगों के द्वारा, मैंने आपको बताया कि पूरा अटैक किया उन्होंने हर जगह पर, पब्लिक प्रॉपर्टी पे, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे, गवर्नमेंट ऑफिसेज पे अटैक करना शुरू किया। नेशनल फ्लैग को लहरा दिया गया पब्लिक बिल्डिंग के अंदर, मतलब ऊपर उसकी बिल्डिंग के ऊपर। और वायलेंस जो है वो बहुत ज्यादा हम लोग को बिहार और यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि करंट उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा वायलेंस हम लोग को देखने को मिला। लोगों ने पैरेलल गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर दी। उन्होंने बोला कि हम ब्रिटिश सरकार को नहीं मानेंगे, अब हम अपनी गवर्नमेंट जो है वो शुरू करेंगे। तो बलिया, तामलुक और सतारा, ये 3 जगह याद रखिएगा, यहाँ पर पैरेलल गवर्नमेंट जो है वो स्टैब्लिश कर दी गई थी। और आप चाहे तो स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो ये लीडर्स के नाम भी थोड़ा सा आप याद रखिएगा। यूपीएससी में डायरेक्टली ऐसे लीडर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बनते नहीं है, पहले बना करते थे बट आजकल नहीं बन रहे। बट फिर भी एक बार मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इस पर भी थोड़ा सा रीड कर लेना एक बार, ठीक है, तो जिससे एक चीज जो है वो आपकी क्लियर हो जाएगी। अरुणा असफ अली और दूसरी उषा मेहता, ये 2 पर्सनालिटी के नाम आपको याद रखना है। अरुणा असफ अली ये इंडिपेंडेंस मूवमेंट की ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से पॉपुलर है। क्वेश्चन अगर बन जाए कि ग्रैंड ओल्ड लेडी जो है ये किनको कहा जाता है, तो अरुणा असफ अली। तो ये चीज आपको थोड़ी सी याद रखनी है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने गोवालिया टैंक मैदान जो है ये मुंबई के अंदर, वहां पर इन्होंने तिरंगा जो है वो लहरा दिया था, फ्लैग जो है वो होस्ट कर दिया था, तो इंडियन फ्लैग। तो ये चीज जो है वो यहाँ पर हुई थी और ये क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान किया गया था। और उषा मेहता जी की अगर हम लोग बात करें तो फीमेल लीडर थी हैं, जिन्होंने एक अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन शुरू किया अवेकनिंग पर्पस के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए कि भाई आंदोलन है, क्विट इंडिया मूवमेंट है, आपको जो है वो अब देश को आजाद कराना है, किसी भी तरीके से, किसी भी एक्सटेंट पे आप देश को आजाद कराना है हमें, और इन ब्रिटिशर्स को जो है वो छुड़वाना है। भारत छोड़ो आंदोलन की, ब्रिटिशर्स जो है वो भारत से जाएं बाहर। राइट, इसके अलावा ड्रॉबैक्स की हमने बात कर ली कि वॉयलेंट अटैक हुआ था, कोई लीडरशिप वगैरह नहीं थी, लीडरशिप की कमी थी हम लोग को देखने को मिला। और कुछ पार्टीज ने सपोर्ट भी नहीं किया, जैसे कि मुस्लिम लीग हो गई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो गई, तो इन्होंने सपोर्ट नहीं किया। हिंदू महासभा है, इन्होंने सपोर्ट नहीं किया।
इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस जी की बात करें तो इन्होंने इंडिया के बाहर से इंडियन नेशनल आर्मी और आजाद हिंद गवर्नमेंट इसको ऑर्गेनाइज किया सपोर्ट करने के पर्पज से। इसके अलावा सी राजगोपालाचारी, तो ये फेवर में नहीं थे। अभी देखो ये क्वेश्चन पहले भी बना हुआ है कि इन फलाना ऑप्शन में से बताइए कि कौन फेवर में नहीं थे, मतलब कि पूरी तरह से जो है वो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाए, तो वो सी राजगोपालाचारी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इन्होंने आईएनसी से, इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिजाइन तक कर दिया था इस चीज को लेकर, क्योंकि इनका मानना यह था कि हमें जो है वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए, पार्शियल इंडिपेंडेंस चलेगी बट कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है वो ये उसके फेवर में नहीं थे। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो कि प्रीलिम्स में आ सकते हैं और एक आइडिया आपको पता होना चाहिए क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड, ठीक है। ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड। अब देखिए मैं आप लोग को एक टास्क दे रहा हूं, आज ही के आज आपको कंप्लीट करना है। ये स्पेक्ट्रम की बुक उठाइएगा, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो पूरा का पूरा फिनिश कर लीजिए आज ही के आज। जिन बच्चों ने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं वो रिवीजन अपना जो है वो कर लीजिएगा इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बात करेंगे जनरल स्टडीज पेपर 2 से रिलेटेड टॉपिक्स की, तो ई संजीवनी प्लेटफॉर्म की यहां पर बात हो रही है। ई संजीवनी प्लेटफॉर्म, यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक मीटिंग करी थी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के साथ, और ये मीटिंग ई संजीवनी और ई संजीवनी ओपीडी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड थी। ई संजीवनी जो है गाइस, इसकी काफी बेहतरीन सक्सेस हम लोग को देखने को मिली है बहुत ही कम समय में। नवंबर 2019 में इसको लॉन्च किया गया था एज अ टेली कंसल्टेशन सर्विस के तौर पर, और ये ई संजीवनी और ई संजीवनी ओपीडी हम लोग को देखने को मिलती है जो कि हमारी कंट्री की 23 राज्य हैं वहां पर आज की डेट में लागू की जा चुकी हैं। 23 स्टेट्स में ये ई संजीवनी की सर्विसेज हम लोग को देखने को मिल रही हैं, और ये 23 स्टेट जो है वो 75% हमारी कंट्री की पॉपुलेशन जो है उसको कवर करती हैं। अब ये ई संजीवनी एग्जैक्टली है क्या, तो ये नेशनल टेली मेडिसिन सर्विस हम लोग को देखने को मिलती है जो कि टेली कंसल्टेशन ऑफर करती है। ये पेशेंट को डॉक्टर के साथ कंसल्ट कराने में मदद करती है। जैसे कि हमें डॉक्टर से मिलना है तो डॉक्टर से या तो उसके क्लिनिक जाना पड़ेगा मिलने, या फिर उसके हॉस्पिटल जाना पड़ेगा मिलने, बट यहाँ पर ई संजीवनी के अंदर डॉक्टर से वर्चुअली मिला जा सकता है। जैसे कि आज आप मेरा लेक्चर पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, बिना मुझसे मिले, बिना मुझे आमने सामने, है ना, बिना एक फिजिकल प्लेस पर, तो आप वर्चुअली पढ़ रहे हो। तो वैसे ही पेशेंट जो है वो डॉक्टर के साथ वर्चुअली कनेक्ट हो सके, कंसल्ट कर सके, उसको लेकर ये ई संजीवनी प्लेटफॉर्म हम लोग को देखने को मिलता है। यहां पर ना ही सिर्फ पेशेंट डॉक्टर के साथ कनेक्ट होते हैं बल्कि डॉक्टर भी डॉक्टर के साथ कनेक्ट होते हैं। आपको पता होगा कि काफी सारे केसेस में, मतलब मेडिकल केसेस में, डॉक्टर जो है वो एक दूसरों के साथ परामर्श करते हैं, कंसल्ट करते हैं कि यार कैसे इस केस को जो है वो टैकल करना है, सही करना है ना। तो इसीलिए तो ये डॉक्टर टू डॉक्टर सर्विस भी है और पेशेंट टू डॉक्टर सर्विस भी है, ये चीज याद रखना आप। और यहाँ पर बहुत सारे हम लोग को देखने को, यानी कि इसके दो टाइप्स मैंने आपको बता दिए, डॉक्टर टू डॉक्टर और पेशेंट टू डॉक्टर, ये याद रखना, इसके दो टाइप्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे हम लोग को देखने को मिलते हैं स्पेशलिस्ट मौजूद होते हैं। 40 से ज्यादा ऑनलाइन ओपीडीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर स्पेशलिस्ट की बात करें, गायनेकोलॉजिस्ट आपको मिल जाएंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट मिल जाएंगे, और बहुत सारी फील्ड के एड्स और एचआईवी पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए मिल जाएंगे डॉक्टर्स, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को ट्रीट करने के लिए मिल जाएंगे। तो ऐसे काफी सारे स्पेशलिस्ट जो है वो यहाँ पर अवेलेबल हैं आज की डेट में, और ये इंप्लीमेंट की गई है आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्रोग्राम के तहत। तो ये वाली चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए, एक बेसिक आइडिया इसके बारे में जो है वो होना चाहिए। गंदगी मुक्त भारत, नाम से समझ में आ रहा है कि भारत को जो है वो मतलब स्वच्छ जो है बनाना है। जो स्वच्छ भारत मिशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसी की तरह ही है ये गंदगी मुक्त भारत। अभी 15 अगस्त आने वाला है, तो उसी को लेकर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इस चीज को लॉन्च किया, गंदगी मुक्त भारत। ये एक हफ्ते का कैंपेन है स्वच्छता के ऊपर, और ये इंडिपेंडेंस डे तक जो है वो चलाया जाएगा। हर एक दिन जो है वो कुछ ना कुछ इनिशिएटिव जो है वो लाए जाएंगे, तो अर्बन और रूरल एरियाज पर, और यहाँ पर जन आंदोलन की मदद से जो है वो स्वच्छता को करने की बात की जा रही है। यानी जन आंदोलन यानी कि पब्लिक जो है, मासेस जो है वो स्वच्छता पर ध्यान दें। तो उस चीज को लेकर जो है ये गंदगी मुक्त भारत जो है वो हम लोग को देखने को मिला, एक इनिशिएटिव हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा शुरू किया गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडस वाटर ट्रीटी का, सिंधु जल संधि का। अक्सर क्वेश्चन आते हैं इंडस नदी की ट्राइब्यूटरीज जो है वो कौन सी है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएंगे इंडस नदी की ट्राइब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक और राइट बैंक दोनों की। अब इंडस वाटर ट्रीटी न्यूज में क्यों आया पहले ये जान लो, फिर हम लोग इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में चर्चा करेंगे। तो पाकिस्तान की एक मूर्खता सामने आ रही है, जब पूरी दुनिया सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने पर स्ट्रेस डाल रही है, वहां पाकिस्तान जो है वो ऐसा कुछ नहीं करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये हुआ क्या है एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूं। तो देखो, इंडस वाटर ट्रीटी एग्रीमेंट जो है उसके तहत हम लोग को देखने को मिलता है कि
दोनों ही कंट्री, इंडिया और पाकिस्तान के कमिश्नर्स एक साथ मिलेंगे, ऑफिशियल्स एक साथ मिलेंगे और इस ट्रीटी के तहत जो चीजें डिसाइड की गई हैं, जैसे कि इंडस नदी के ऊपर क्या कंस्ट्रक्शन होना है या जो भी इश्यूज इंडस नदी के ऊपर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड देखने को मिल रहा है, जैसे कि नदी में क्या किस चीज का कंस्ट्रक्शन हो सकता है, डैम का या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का, तो ये डिसाइड करते हैं, देखते हैं कि यार ये कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कंस्ट्रक्शन में। दूसरी बात, जो एग्रीमेंट के तहत डिसाइड किया गया है कि कितना पानी पाकिस्तान को मिलना चाहिए, कितना इंडिया को मिलना चाहिए, तो वो चीज फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही। तो इसको डिसाइड करने के लिए या फिर मॉनिटरिंग पर्पज के लिए जो है वो ये सब चेक करने के लिए दोनों कंट्री से ऑफिशियल जो है वो साल में 2 बार आकर मिलते हैं और इनकी मीटिंग एक बार पाकिस्तान की तरफ होती है और दूसरी बार इंडिया की तरफ होती है। तो मार्च से पहले, 31 मार्च से पहले मीटिंग जो है वो इंडिया में होनी थी। अब उस समय कोरोना वायरस आ गया। इंडिया ने बोला कि हम लोग इसकी मीटिंग कर लेंगे, कोई बात नहीं, मीटिंग हम लोग वर्चुअल कर लेंगे, ऑनलाइन मीटिंग कर लेंगे, ठीक है। बट पाकिस्तान ने बोला कि नहीं, ऑनलाइन मीटिंग नहीं करना, फिजिकल मीटिंग करना है। पाकिस्तान ने बोला अटारी बॉर्डर पे आ जाओ आप, अटारी बॉर्डर, इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर पता है ना, बोला कि वहां पर आ जाओ आप अटारी बॉर्डर पे और वहां पर हम लोग जो है वो फिजिकल मीटिंग कर लेते हैं, बट ऑनलाइन मीटिंग नहीं करेंगे। तो ये मूर्खता दिखाता है पाकिस्तान की, जब पूरी दुनिया सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने पर स्ट्रेस डाल रही है, प्रमोट कर रही है, और यहां पर ये मानने को तैयार नहीं, बोल रहे कि नहीं हमें तो फिजिकल मीटिंग करनी है। पता नहीं फिजिकल मीटिंग करके क्या मिल जाएगा इसको। चलो एनीवेज, ये टॉपिक न्यूज में था, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ये क्यों न्यूज में देखने को मिला। बट मेन चीज जो आपके लिए है वो ये है, सबसे पहली 2-3 पॉइंट्स तो मैंने आपको बता दिया कि इंडस वाटर ट्रीटी की जो मीटिंग्स होती है वो किस पर्पस के लिए होती है। मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि यहां पर कमिश्नर जो होते हैं दोनों कंट्री से, वो एक साथ आकर मिलते हैं, वेरियस मुद्दों के बारे में डिसाइड किया जाता है, डिस्कशन होता है। और मुद्दे कैसे, अब नदी के ऊपर क्या बनेगा, तो नदी के ऊपर कंस्ट्रक्शन तो डैम का ही हो सकता है या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का हो सकता है, तो ये 2 मुद्दे तो हो ही गए। तीसरा मुद्दा क्या, चेक करना कि जो ट्रीटी के अकॉर्डिंग पानी जो है वो जो पाकिस्तान में जाना है वो उतना जा रहा है कि नहीं जा रहा, और इंडिया में जाना है तो उतना जा रहा है कि नहीं जा रहा, कहीं ट्रीटी को वॉयलेट तो नहीं किया जा रहा दोनों कंट्रीज के दौरान। तो ये सब चीजें जो है वो मीटिंग के दौरान डिस्कशन होता है। और इंडिया में इसकी मीटिंग होनी थी और वो हो नहीं पाई। लास्ट टाइम जो मीटिंग हुई थी वो अक्टूबर में इस्लामाबाद में हुई थी, अभी मीटिंग इंडिया में होनी थी, वो नहीं हो पाई, और उसको वर्चुअल करने पर इंडिया ने बोला और पाकिस्तान ने बोला नहीं हम लोग फिजिकल मीटिंग करेंगे, और इंडिया ने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि नहीं फिजिकल मीटिंग तो नहीं होगी, हमें जो है वो कोरोना वायरस के तहत जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करना है। तो इसको लेकर ये पूरा मुद्दा टॉपिक जो है वो न्यूज में था। और अभी जो लेटेस्ट डिस्प्यूट यहाँ पर जो होने वाला है इस ट्रीटी के अंदर, इस ट्रीटी के तहत मैंने आपको बताया ना कि दोनों कमिश्नर आकर मिलते हैं और डिस्कशन करते हैं वेरियस चीजों के बारे में। अभी जो डिस्कशन हो रहा है लेटेस्ट का, वो आप याद रखिएगा, एक कंस्ट्रक्शन हो रहा है एक प्रोजेक्ट का, रेटेल प्रोजेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, रेटेल रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। अब रेटेल क्या है, रेटेल एक डैम है, ये बात याद रखना। रेटेल डैम जो है वो चेनाब नदी के ऊपर हम लोग को देखने को मिलता है, और ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो है वो एक डैम है, रेटेल डैम। अब इसी के कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो है वो डिस्प्यूट चल रहा है। तो इंडिया ने कहा था कि अपॉइंट किया जाए एक न्यूट्रल पार्टी का, यानी कि अपॉइंटमेंट किया जाए, एक न्यूट्रल पार्टी को नियुक्त किया जाए, निष्पक्ष पार्टी को नियुक्त किया जाए, जो कि ना पाकिस्तान के फेवर में ना इंडिया के फेवर में बायस तरीके से अपने डिसीजन दे। तो ऐसी पार्टी नियुक्त करनी चाहिए। बट पाकिस्तान ने बोला कि हम लोग जो है वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का सहारा लेंगे, यानी कि लीगली जाएंगे, और उसके तहत जो है वो डिसाइड होगा कि ये जो डिजाइन है इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का वो क्या सही है कि नहीं है, और वो किसके फेवर में जाना चाहिए डिजाइन। तो वो सब चीजें चल रही है। बट आपको एक मोटे मोटे तौर पर रिटाइल के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये पंचायती जो है आपसे नहीं पूछी जाएगी एग्जामिनेशन में, बट एक आइडिया आपको इन जनरल होना चाहिए कि भाई इशू क्या था, लेटेस्ट डिस्प्यूट किसके ऊपर था, इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के ऊपर था। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इंडिया ने क्या बोला, न्यूट्रल पार्टी होनी चाहिए। पाकिस्तान ने बोला कि नहीं हम लोग कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का जो है वो सहारा लेंगे। ये चीज देखने को मिली। तो यानी कि उसने बोला कि हम लोग लीगली परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की सहायता से ये डिसाइड करवाएंगे कि इसका जो डिजाइन है वो किसके फेवर में जाना चाहिए। तो ये सब चीजें जो है वो चल रही है इस मुद्दे में, इस बैठक में अभी एट प्रेजेंट। इसके अलावा कुछ डैम्स वगैरह के नाम आपको पता होना चाहिए जो कि पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं। हुरी डैम, सलाल डैम, पोंग डैम और भाखड़ा डैम काफी फेमस। मैं गया हूँ भाखड़ा डैम, बहुत बड़ा लगता है, ये बहुत बड़ा डैम है, बहुत बड़ा। और मंगला डैम पाकिस्तान की तरफ, पंजनाद बैरेज, तो ये भी जो है वो पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पंजनाद बैरेज और सुकुर बैरेज। इसके अलावा तबीला डैम, ठीक है, तरबीला डैम, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि अक्सर कभी कभी आ जाती हैं, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए इसके बारे में। अब कुछ प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट जान लेते हैं इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। आप लोग को पूरा एक आइडिया तो लग ही चुका है ये ट्रीटी किससे रिलेटेड है। हमने बात भी करी थी कि पानी के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड ये ट्रीटी है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी है। ये कराची में साइन की गई थी 1960 में। ये ट्रीटी इंडिया और पाकिस्तान के बीच की है। इंडिया की तरफ से इंडिया के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको साइन किया था, और पाकिस्तान की तरफ से प्रेसिडेंट अयूब खान ने
इस ट्रीटी को जो है वो साइन किया था। ऐसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था कि इस ट्रीटी को इंडियन प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने क्या साइन किया है, वो स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तानी प्रेसिडेंट ने 1960 में साइन किया है और वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता पर ये साइन हुई, यानी कि बीच में था वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक ने ये पूरी ट्रीटी करवाई, एग्रीमेंट करवाया। और इस ट्रीटी के तहत इंडिया के पास जो कंट्रोल है वो जो रिवर ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही है, जैसे कि बीस, रावी और सतलज, तो इस पर कंट्रोल है इंडिया का। और वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो है इंडस, चेनाब और झेलम, इस पर कंट्रोल है पाकिस्तान का। तो कभी कभी ऐसे भी रिवर्स जो है वो पूछ ली जाती हैं कि किस रिवर का कंट्रोल जो है वो किसके अंडर आता है। तो इंडस रिवर जो है वो इंडिया के कंट्रोल में नहीं है, पाकिस्तान के में है, याद रखना, चेनाब और झेलम। और बाकी बीस, रावी और सतलज जो है वो इंडिया के कंट्रोल में इस ट्रीटी के तहत हम लोग को देखने को मिलती है। इस ट्रीटी के तहत मैंने आपको बताई दिया कि दोनों कंट्री की तरफ से जो है वो साल में 2 बार जो कमिश्नर जो है वाटर कमिश्नर्स वो आकर मिलेंगे और फिर वो साइट्स की टेक्निकल विजिट्स करेंगे, यानी कि देखेंगे कि साइट्स में कुछ प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है, प्रोजेक्ट्स वगैरह में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ क्रिटिकल जो चीज़ें होती हैं, टेक्निकल क्रिटिकल चीज़ें, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, राइट। तो वो सब चीज़ें देखने को मिलती है और दोनों ही फिर शेयर करते हैं कि मतलब जो रिवर का जो मतलब जो एग्रीमेंट के तहत जो डिसाइड किया गया था कि कितना पानी जो है वो जाएगा इधर वेस्ट की तरफ और कितना ईस्ट की तरफ जाएगा, तो वो उसी के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ये सब चीज़ें जो है वो की जाती हैं। तो ये चीज़ है कि इस पूरा ओवरऑल टॉपिक इसके बारे में जिसकी एक जनरल जानकारी जो है वो आप लोग को होनी चाहिए। इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड कई बार सिविल सर्विसेज में क्वेश्चंस आ चुके हैं और अगेन पूछे जा सकते हैं, और मैंने भी आपको मेरे ख्याल से 2-3 बार तो ऑलरेडी पास्ट में पढ़ा चुका हूँ इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में, जब जब न्यूज़ में आया है। अब इस न्यूज़ की बात करें गाइस, तो देखिए पहली बार बताया जा रहा है कि दिल्ली के अंदर ई लोक अदालत को ऑर्गेनाइज किया गया है दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के द्वारा। ई लोक अदालत यानी कि ई कोर्ट्स हम लोग को देखने को मिल रही है, ऑनलाइन लोगों के मामले जो है वो निपटाए जा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि 77 बेंचेस इस पर्पस के लिए इस्टेब्लिश की गई थी, कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, और उसमें उसने 5838 मामले को निपटाया है, जो कि बहुत बेहतरीन बात है ये। और अब क्या करेंगे आप लोग ध्यान में रखना, एक पॉइंट आपका ऐड हो जाना चाहिए टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में, क्योंकि क्वेश्चन मेंस में ऐसा बनता है कि टेक्नोलॉजी जो है वो किस प्रकार का रोल क्रिएट कर रही है आज की डेट में, टेक्नोलॉजी का क्या रोल है आज की डेट में। अब देखो टेक्नोलॉजी का रोल यह है कि महामारी के इस गंभीर समय में, ऐसी सिचुएशन में जहां पर हम लोग मासेस जो है वो जहां पर गैदर नहीं हो सकता, जहां पर लोगों को फिजिकल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं, और आप जानते हो कि कोर्ट जो है वो एक बाजार की तरह हम लोग को देखने को मिलता है। अगर आपको कभी मौका मिले कोर्ट जाने का तो देख कर आइएगा, चक्कर लगा के आप देखोगे कि कितने सारे लोग आपको कोर्ट में दिखाई देंगे। तो कोर्ट के अंदर जो है सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल। तो इसमें टेक्नोलॉजी का क्या रोल हो रहा है, तो टेक्नोलॉजी एक तो एजुकेशन की फील्ड में भी काफी काम कर रही है, राइट। जैसे कि डिजिटल एजुकेशन की हम लोगों ने चर्चा करी, अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो अभी नई हम लोग को देखने को मिल रही है। तो वैसे ही जो लीगल सर्विसेज है उसमें भी टेक्नोलॉजी का एक बड़ा रोल अब देखने को मिल रहा है। इस सिचुएशन में जहां पर हम लोग को सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है, मासेस को इकट्ठा नहीं करना है, उस दौरान लोगों के केसेस जो है वो ऑनलाइन सॉल्व किए जा रहे हैं। तो आप ई लोक अदालत वाला जो अभी ये इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिला है दिल्ली के अंदर, तो इसको आप एज अ एग्जाम्पल के तौर पर जरूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपका एक टॉपिक जो है वो करंट अफेयर से भी लिंक होगा और उससे आपको काफी अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना बन जाती है ना। सो गाइस, अब ये पूरी प्रोसेस किस प्रकार से होती है तो इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। हालांकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पूरी प्रोसेस के बारे में आप लोग को जानना, क्योंकि आप लोग तैयारी सिविल सर्विसेज की कर रहे हो, ना कि जुडिशरी की, तो इसलिए इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं आना, बट हाँ एक जनरल आइडिया होना चाहिए। तो जनरल आइडिया के तौर पर ये चीज याद रखिएगा, ई लोक अदालत में हम लोग को देखने को मिलता है कि एक ऑनलाइन लिंक समा के द्वारा सेंड की जाती है। अब आपसे समा शायद पूछ लिया जा सकता है कि समा क्या है, तो याद रखिएगा समा एक ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्लेटफॉर्म हम लोग को देखने को मिलता है, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है कि जितने भी केसेस हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है वो रिजॉल्व हो सके, उस पर्पस के लिए। तो समा एक प्लेटफॉर्म है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू केसेस को रिजॉल्व करने के पर्पस के लिए हम लोग को देखने को मिलता है। तो यहां पर क्या होता है, समा से एक ऑनलाइन लिंक जाती है। ऑनलाइन लिंक किसके पास जाती है, कंसर्न पार्टीज के पास और जजेस के पास, जो भी जजेस प्रिसाइड करते हैं, यानी कि जो जज होते हैं। जैसे कि केस में एक जज देखने को मिलते हैं और नीचे पार्टीज हम लोग को देखने को मिलती है, जिनके बीच में केसेस जो है वो चल रहे होते हैं, ठीक है। ये पार्टीज हैं दोनों, ये कोर्ट है और ये जज हम लोग को ऊपर देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये जज है ऊपर वाले। तो ये जज के पास जाएगी लिंक, और लिंक जाएगी दोनों पार्टीज के पास जिनके बीच में विवाद चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है। और फिर जैसे ही पूरा केस जो है वो सेटल होता है, केस सेटल होने के बाद जो ओटीपी जो जाता है वो पार्टीज के पास जाता है। अब देखो नॉर्मली कोर्ट में क्या होता है, ई कोर्ट की बात नहीं कर रहा, जनरल कोर्ट में जैसे जब हम कोर्ट में जाते हैं तब उस समय जब जज जब अपना जजमेंट दे देते हैं तो उसके बाद बोला जाता है पार्टी से कि आओ साइन कर लो, और साइन करने के बाद यानी कि आप सुनिश्चित कर रहे हो साइन करके कि हाँ यार आप जो है वो सहमत हो, यानी कि मतलब जज ने अपना जजमेंट सुना दिया और केस जो है वो क्लोज हो गया है।
और या फिर जज ने बोला कि आप फलाना कंपनसेशन जो है वो इनको दीजिए और ये आपके ऊपर है कंपनसेशन इनको देना, अगर नहीं दोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जैसे होता है ना कई सारे केसेस में कि दो लोग के बीच में विवाद चला, एक व्यक्ति ने सामने वाले व्यक्ति की गाड़ी तोड़ दी, सामने वाला व्यक्ति गया कोर्ट में उसके खिलाफ कंप्लेन फाइल करने, इसको एक एग्जांपल से समझो। तो अब जज ने क्या बोला, आपने इसकी गाड़ी तोड़ी, आप इसकी भरपाई करो। तो बोलेगा ठीक है साहब, और लाओ इधर आओ साइन करो कि हमने ऐसा बोला है और आप जो है वो यहाँ पर उपस्थित हो। जैसे कि कोर्ट में पेशी के दौरान उपस्थिति को वैलिडेट करने के लिए लोग साइन नहीं करते हैं, वैसे ही यहाँ पर लोगों की उपस्थिति को वैलिडेट करने के लिए और ये लोगों से सुनिश्चित करवाने के लिए, इंश्योर करवाने के लिए कि जो जज ने जो जजमेंट दिया है आप उस जजमेंट में आप सामने हो और आप जो है वो सुनकर ये चीज जो है वो मतलब एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ यार जज ने आपको कह दिया और आपको, अब देखो एक्सेप्ट सामने वाला करे या ना करे उससे कोई मैटर नहीं करता। जज ने जब एक बार जजमेंट दे दिया तो सामने वाले के लिए फिर वो बाइंडिंग हो जाता है कि उसको फिर वो चीज करनी ही करनी है। बट क्या होता है कोर्ट में ये प्रोसीजर्स होते हैं कुछ जिसको फॉलो करना रहता है। जैसे अगर कोर्ट में भले कैदी गया या विक्टिम गया, इनोसेंट गया, तो सामने वाला व्यक्ति जो है दोनों को सिग्नेचर तो करने ही पड़ते हैं। तो जहां पर सिग्नेचर वाली बात होती है वहां पर, यहाँ पर ऑनलाइन तो सिग्नेचर पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर क्या होता है ओटीपी से वैलिडेट किया जाता है। तो ये चीज है सिंपल सॉलिड इस प्रकार की जिसको आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए इन जनरल, राइट। तो ये चीज पूरी हमने देखी, बट आप लोग को लोक अदालत क्या होती है उसके बारे में भी पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। लोक अदालत एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म हम लोग को देखने को मिलती है। ये एक प्रकार का फोरम है जहां पर जितने भी पेंडिंग डिस्प्यूट्स कोर्ट्स के अंदर हम लोग को देखने को मिलते हैं वो सॉल्व किए जाते हैं। और आपको पता है कि ऑलरेडी कोर्ट कितनी बर्डन से बीत रही है, कोर्ट में कितने सारे लाखों केसेस हम लोग को कोर्ट में देखने को मिल रहे हैं जो पेंडिंग है। तो लोक अदालत को इसलिए बनाया गया जिससे कि जो कोर्ट है उससे बर्डन कम हो और लोगों को जल्दी से जल्दी जस्टिस मिल सके। क्योंकि मेन चीज क्या है, ये प्रॉमिस किया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के अंदर कि लोगों को जो है वो जस्टिस जो है वो मिलेगा, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। आपने पढ़ा होगा प्रियम्बल के अंदर, अगर नहीं पढ़ा तो वीडियो खत्म करने के बाद एक बार प्रियम्बल रीड कर लेना जरूरी है। आपका एक और टास्क मैं आपको दे रहा हूं, और जो भी मैं बोलता हूँ गाइस वो पूरा किया करो, क्योंकि करोगे तभी एग्जामिनेशन क्लियर होगा। जो भी इंस्ट्रक्शंस मेरे द्वारा दिए जा रहे हैं वो उसको मैंडेटरी है आप सभी लोगों के लिए फॉलो करना, अगर आप सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो सिविल सर्विसेज की तो, वरना फिर कोई बात नहीं, आपके ऊपर है। आगे की बात करें कि लोक अदालत का कॉन्स्टिट्यूशन के साथ क्या लिंक हम लोग को देखने को मिलता है, तो आर्टिकल 39A जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो क्या बोलता है कि जितने भी डिप्राइव्ड या वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनको फ्री लीगल एड जो है वो प्रोवाइड किया जाए और जस्टिस प्रमोट करना है इक्वलिटी के बेसिस के ऊपर, इक्वल अपॉर्चुनिटी के बेस के ऊपर। इसके अलावा आर्टिकल 14 और 22(1) के अंदर भी हम लोग को देखने को मिलता है कि कंपलसरी किया गया है कि इंडिया जो है वो इक्वलिटी बिफोर लॉ को गारंटी दे, यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ की गारंटी दे कि कानून के समक्ष सभी समान है, कानून के सामने सभी समान है, राइट, इक्वल है, कोई भी किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए, बाइसनेस नहीं होनी चाहिए, राइट। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी बन सकता है लोक अदालत कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो याद रखिएगा ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडी होती है जिनको किसी कानून के द्वारा स्टैब्लिश किया जाता है, और इसको लोक अदालत को लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 इस कानून के तहत जो है वो उसको स्टैब्लिश किया गया है, राइट। तो इसलिए ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसके जजमेंट की बात करें, फाइनल जजमेंट की, तो जो भी इसका फाइनल जजमेंट होता है लोक अदालत का, तो वो एक सिविल कोर्ट के जजमेंट के तहत जो है वो माना जाता है। यानी कि जैसा सिविल कोर्ट का जजमेंट होता है, यानी कि जो जजमेंट सिविल कोर्ट जिस प्रकार से देती है, जो स्तर सिविल कोर्ट के जजमेंट का होता है, यानी कि आपको पता है कि सिविल कोर्ट ने भी अगर कोई जजमेंट दिया है तो वो भी बाइंडिंग नेचर का होता है, तो वैसे ही इसका भी जो जजमेंट होता है वो भी बाइंडिंग नेचर का होता है। और उसके जजमेंट जो होते हैं, इसके निर्णय, इसके डिसीजन जो होते हैं वो सिविल कोर्ट की तरह हम लोग को देखने को मिलते हैं, कंसिडर किए जाते हैं सिविल कोर्ट की तरह, सिविल कोर्ट के जजमेंट की तरह। इसके अलावा इसमें कोई अपील का प्रोविजन नहीं है, यानी कि कोई ऐसा कुछ एपेलेट सिस्टम नहीं है कि इस कोर्ट ने जो है वो जजमेंट दिया तो फिर आप इसको चैलेंज कर सको हायर कोर्ट के पास, तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज भी याद रखना। बट हाँ, एक इंडिविजुअल जो है वो उसके पास पूरे राइट्स हैं कि वो ऑनरेबल जो कोर्ट्स हैं, जैसे कि चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो, वहां पर जाकर अप्रोच कर सकते हैं। यानी कि रेगुलर कोर्ट में जो है वो अपनी फिर से याचिका जो है, पिटीशन जो है वो दायर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके बारे में इस कोर्ट की कोई फीस नहीं होती है, ये वाली चीज भी आपको याद रखिएगा। और अगर कोई भी मैटर किसी कोर्ट में पेंडिंग होता है और फिर वो यहाँ पर आकर रिजॉल्व हो जाता है, सेटल हो जाता है, तब उस समय जिन लोगों ने कोर्ट में, यानी कि जो ओरिजिनल कोर्ट है, यानी कि जहां से ये मैटर आया है लोक अदालत के पास, तो उस कोर्ट के अंदर जिन लोगों ने फीस वगैरह कुछ सबमिट करी होगी, तो जो पार्टीज हैं उनको फीस जो है वो वापस हो जाती है। इसको एग्जाम्पल से समझो, जैसे कि कई कई सारे लोग हैं जिनके अगर कुछ प्रॉपर्टी के केस चल रहे होते हैं, तो उनको प्रॉपर्टी की वैल्यू का कुछ परसेंटेज जो होता है वो कोर्ट में जमा कराना होता है एज अ कोर्ट फीस के तौर पर, कि जितने की वैल्यू उनके केस की होती है उस वैल्यू का कुछ परसेंटेज
कोर्ट को देना पड़ता है एज अ फीस के तौर पर, बट वो रिफंडेबल होती है। जब कोर्ट जो जजमेंट दे देते हैं तो वो फीस जो होती है वो रिफंड कर दी जाती है। तो वैसे ही अगर रेगुलर कोर्ट में अगर कोई केस चल रहा है और यहाँ पर लोक अदालत में अगर कोई केस जो है वो रिजॉल्व हो जाता है, जो भी डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व हो जाता है, तब उस समय जो रिफंड होगा वो यहीं से ही पार्टीज को जो है वो दे दिया जाएगा। तो ये वाली चीज भी यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। तो ये चीज हमने देखी इसके बारे में। अब यहाँ पर किस किस टाइप के केसेस हम लोग को देखने को मिल सकते हैं लोक अदालत के अंदर। तो पहला तो वही मैंने आपको बताया हुआ है कि पेंडिंग केस, जितने भी पेंडिंग केसेस होते हैं वो यहाँ पर जो है वो सुनवाई उसकी होती है। इसके अलावा फ्रेश केसेस की भी सुनवाई यहाँ पर होती है। ऐसे केसेस जो किसी भी कोर्ट में नहीं अभी रजिस्टर किए हो, बट हाँ कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स है जो कि रजिस्टर होने वाले हैं, तो ऐसे जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो यहाँ पर जो है वो रिजॉल्व किए जा सकते हैं। तीसरी चीज यहाँ पर कौन से केसेस नहीं आते हैं, जो केसेस कंपाउंडेबल नहीं होते हैं वो यहाँ पर नहीं आते, यानी कि ऐसे केसेस जो सेटल ना किए जा सके आसानी से। जैसे कि कैसे केसेस सेटल किए जाते हैं ये अगर आप समझ लो तो पता लग जाएगा आपको। इजी एग्जांपल लूं मैं, तो जैसे कि मान के चलो दो लोग हैं, एक व्यक्ति ने इस व्यक्ति ने इससे जो है वो सामान खरीदा, ठीक है, सामान खरीदा, अरे यार गोला लग गया, हाँ ये सामान खरीदा। अब ये व्यक्ति क्या करेगा, सामने वाले व्यक्ति को देगा चेक। अब ये व्यक्ति जाकर बैंक में चेक डालेगा, चेक हो गया बाउंस। अब चीटिंग किसने करी, इसने चीटिंग करी। सामान तो इसने दे दिया था पहले ही, इस व्यक्ति ने सामान दे दिया था, बट इस व्यक्ति ने सामने वाले व्यक्ति को जो है वो ऐसा चेक दिया और उस चेक उसने बैंक में डाला तो बाउंस हो गया चेक, यानी कि बैलेंस नहीं था इस व्यक्ति के अकाउंट में और इसने जो है वो ऐसा चेक दे दिया और इसको इससे जो है वो इसका सामान ले लिया, ठीक है। अब ये व्यक्ति गया कोर्ट में, केस फाइल किया इसने, केस फाइल सब कुछ हो गया। अब कोर्ट क्या बोलेगी इस व्यक्ति को कि यार तुम गुनहगार हो, इसको सामने वाले को पैसा दे दो और सेटल हो जाओ। तो यही चीज होती है, ऐसे केसेस जो इस तरीके से सेटल हो जाते हैं, तो ऐसे केसेस यहां पर एक्सेप्ट किए जाते हैं। बट ऐसे केसेस जो आसानी से सेटल नहीं होते, कंपाउंडेबल केसेस जो नहीं होते, वो यहां पर एक्सेप्ट नहीं किए जाते, राइट। तो ये बस इस प्रकार से जो है वो आप समझने की कोशिश करो कि लोक अदालत में कैसे केसेस आते हैं। सो गाइस ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक लोक अदालत से रिलेटेड। अभी देखिए इस टॉपिक पर जो यूपीएससी के चेयरमैन का टॉपिक है उस पर हम लोग थोड़ी देर पर आएंगे। पहले पेपर 3 से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर करते हैं। तो पेपर 3 की जो पहली न्यूज़ है गाइज, इसमें बताया जा रहा है कि अब से 101 डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं हमारे इंडिया के अंदर ही बनाए जाएंगे। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इन्होंने बैन लगा दिया है या रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, जिसको एम्बार्गो हम लोग कहते हैं। तो ये 101 आइटम्स के ऊपर लगाया गया, यानी कि 101 डिफेंस आइटम्स हैं, डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं जो कि अब इंडिया में ही बनाए जाएंगे, उसको हम लोग इम्पोर्ट नहीं करेंगे। और इसके बेनिफिट क्या होंगे, तो इंडिया के अंदर इंडिजिनाइजेशन जो है डिफेंस प्रोडक्ट का वो बूस्ट होगा, यानी कि इंडिया के अंदर ही डिफेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो है वो बनेंगे। डिफेंस प्रोडक्शन हम लोग को इंडिया में ही देखने को मिलेगा, इंपोर्ट नहीं करेंगे हम लोग। इंडिया जो है वो सेल्फ रिलायंट बनेगा डिफेंस सेक्टर में। ये आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत हम लोग को देखने को मिल रहा है। और इंडिया का जो टारगेट है, जिसमें इंडिया को टर्नओवर अपना जो है वो 25 बिलियन यूएस डॉलर का जो है वो जनरेट करना है डिफेंस प्रोडक्शन में, तो वो चीज़ अचीव होगी। और दूसरी बात, एक्सपोर्ट हम लोग को करना है 5 बिलियन यूएस डॉलर का। तो ये भी जो दो चीज़ें हैं इंडिया की, तो ये चीज़ जो है वो अचीव हो पाएंगी इस चीज़ से कि 101 जो प्रोडक्ट्स हैं वो लिस्ट में डाल दिए गए हैं कि हम लोग जो है वो इंडिया में ही उसको बनाएंगे। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि 101 प्रोडक्ट को डीलिस्ट कर दिया है। डीलिस्ट का मतलब लिस्ट से हटा दिया है। किस चीज़ के लिए, कि हम लोग को इंपोर्ट नहीं करना है ये 101 प्रोडक्ट्स, डिफेंस प्रोडक्ट्स। और इसमें प्राइवेट सेक्टर भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और डिफेंस पीएसयू भी मैन्युफैक्चर करेगी। इसमें देखो ऐसा प्रावधान नहीं है कि सिर्फ मतलब हमारी पीएसयू ही, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर वाली जो यूनिट्स हैं वो ही सिर्फ मैन्युफैक्चर करेंगे, ऐसा नहीं है। प्राइवेट प्लेयर्स भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो ये वाली चीज़ भी थोड़ी सी याद रखना है। यहाँ पर बच्चे जो है वो इस पर ध्यान नहीं देंगे, बट यूपीएससी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकती है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इस प्रकार की पॉलिसी की क्यों आवश्यकता थी गाइस, तो देखो हमने पढ़ा भी है, आपको याद आ सकता है शायद अगर आप थोड़ा ध्यान दे तो, अगर आपने फॉलो किया हो मुझे तो याद आ जाएगा कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में हमने बात करी थी, इसकी एक रिपोर्ट के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि इंडिया दूसरे नंबर पर आ गई है आफ्टर यूएसए डिफेंस प्रोडक्ट के इंपोर्ट के पर्पस के लिए, कि डिफेंस प्रोडक्ट को हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, उस पर्पस के लिए इंडिया सेकंड नंबर पर, यानी कि भारी मात्रा में हम लोग डिफेंस प्रोडक्ट्स को जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। और डिफेंस प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर रहे हैं मतलब हम लोग डिपेंडेंट हो रहे हैं दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिफेंस प्रोडक्ट्स के लिए। तो हम लोग को डिपेंडेंट नहीं होना है और हमें जो है वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है। तो इसके लिए ये ऑब्जेक्टिव या फिर इस प्रकार की जो पॉलिसीज हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। और इस प्रकार की चीज़ जो लाई जा रही है वो काफ़ी ज़्यादा इंडिया की ग्रोथ में जो है वो हेल्प करेगी, इंडिया को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने में हेल्प करेगी। और अगर एक बार हमारे पास प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होने लगेंगे तो हम सक्षम हो जाएंगे उन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए भी, राइट। तो इसके बारे में एक आपको पता होना चाहिए और यही चीज जो है वो यहाँ पर बताई गई है पूरी ओवरऑल। अब इस न्यूज की बात करेंगे इस, तो देखो पिछले साल की तरह और लगातार 3 सालों से कंटिन्यूअसली हम लोग को देखने को मिल रहा है कि केरला न्यूज में है बाढ़ के लिए, और बाढ़ के कारण केरला में प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है,
और लाइफ लॉस भी हुई। और आप देख रहे हो कि इंडिया में इस समय पर मुंबई में भी अगर आप देखो तो बहुत बुरी स्थिति जो है वो बाढ़ वाली हम लोग को नजर आ रही है। और केरला में तो लैंडस्लाइड हुई और उसके कारण से लोगों की जान तक चली गई है। और जो रिकॉर्ड जो बताया जा रहा है न्यूज में वो 43 उस समय बताया गया था, बट अभी तो ये काफी ज्यादा आंकड़े जो है वो बढ़ चुके हैं। तो काफी ज्यादा लाइफ लॉस जो है वो हम लोग को देखने को मिली हुई है ऑलरेडी। और प्रॉपर्टी डैमेज भी हो रहा है केरला के अंदर। तो ये केरला के अंदर जो वर्षा हुई है, बहुत ज्यादा बारिश हुई है, और ये हवा जो विंड जो चली है, तो इसके कारण जो है वो काफी ज्यादा डिजास्टर तबाही हम लोग को देखने को मिल रही है केरला के अंदर। यहाँ पर इडुकी हम लोग को देखने को मिलता है, ये इडुकी नेशनल पार्क जो यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर बहुत बुरी स्थिति जो है वो हुई है। राइट, तो आप लोग को क्या पता होना चाहिए गाइस कि ये जो नेशनल पार्क्स हैं केरला के अंदर, उसका एक नाम आपको जो है वो पता होना चाहिए, क्योंकि कई कबार पेपर वन प्रीलिम्स के अंदर ये सब चीजें पूछ ली जाती है कि ये फलाना नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है, कहाँ पर लोकेटेड है। मैच द फॉलोइंग कर लिया जाता है, मैच द पेयर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो केरला के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो न्यूज में है, तो उसको आप लोग थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं। जैसे कि इडुकी, इसका नाम आपको पता होना चाहिए कि इडुकी में लैंडस्लाइड हुई है। राइट, इसके अलावा एराविकुलम, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर भी बहुत बुरी स्थिति जो है वो देखने को मिली है। तो इससे क्या हुआ है, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ लॉस जो है वो बहुत ज्यादा हम लोग को देखने को मिल रहा है। यहाँ पर रहने वाली जो प्रजातियां, स्पीसीज हैं, उनको भी नुकसान पहुंच रहा है, और जो फसलें वगैरह हैं, खेत वगैरह हैं, ये भी, इसमें भी हम लोग को नुकसान देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये फ्लड आने से बहुत बुरी स्थिति जो है वो हो जाती है, और ये इस प्रकार का डिजास्टर हम लोग को देखने को मिल रहा है। और इंडिया के अंदर टोटल जो इंडिया का जो लैंड एरिया, उसका 12.6%, या फिर आप कह सकते हो 12.5% अराउंड जो है वो जो एरिया है वो लैंडस्लाइड प्रोन एरिया हम लोग को देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ पर ज्यादातर लैंडस्लाइड होती है। अगर हम लोग ये स्नो कवर्ड एरिया को छोड़ दें तो उसके बाद जो 12.5% के आसपास जो एरिया है वो लैंडस्लाइड प्रोन एरिया, यानी कि वहां पर ज्यादातर लैंडस्लाइड होती है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपसे प्रीलिम्स में पूछा जाएगा कि लैंडस्लाइड प्रोन एरिया कौन से, तो ये सब कितने परसेंटेज, कितना एरिया, ये सब याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, बस मोटे मोटे तौर पर अगर याद रखना है तो 12.5% याद रख लेना बस, मेंस पर्सपेक्टिव से। बाकी प्रीलिम्स में ये वाले क्वेश्चन ऐसे कुछ नहीं आते हैं। आपको क्या पूछा जाएगा मेनली कि लैंडस्लाइड स्टेट्स कौन सी है, या फिर लैंडस्लाइड स्टेट और यूनियन टेरिटरी आप जो है वो बताओ कौन सी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, जैसे कि बात करो, हम लोग बात करें हिमालय के अंदर, दार्जिलिंग सिक्किम हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय के अंदर ये जो एरिया है लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, और इसके अलावा वेस्टर्न घाट और कोंकण हिल्स में तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र। ईस्टर्न घाट में अराकू एरिया, याद आ रहा है कल हमने बात करी थी अराकूनॉमिक्स के बारे में, तो यही अराकू एरिया, आंध्र प्रदेश के एरिया को अराकू एरिया जो है वो कहा जाता है। तो ये भी लैंडस्लाइड प्रोन एरिया हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये नाम बस आपको थोड़े से पता होनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली जो है वो बन जाते हैं इससे रिलेटेड। अब इसी लैंडस्लाइड को लेकर एक प्रोग्राम भी है हमारे पास, NLSM प्रोग्राम, नेशनल लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी मैपिंग प्रोग्राम। इसमें क्या हो रहा है गाइस कि ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, इन्होंने ये नेशनल प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसमें हम लोग फोकस कर रहे हैं मैप्स बनाने के ऊपर कि जितने भी एरियाज हैं लैंडस्लाइड प्रोन एरिया, जो हमारी कंट्री का 0.42 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है लैंडस्लाइड प्रोन एरिया, यानी कि हमारी टोटल कंट्री का 12.5% अराउंड का एरिया, तो जो लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, तो उसका पूरा मैप जो है वो क्रिएट किया जा सके। और इस पर अभी काम चल ही रहा है, 2014 से ये चीज शुरू हुई है, ये वाला प्रोग्राम इस प्रकार का। आप चाहे तो इस वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि किस प्रकार के मैप्स वगैरह जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। और यहीं से ही मैंने एक मैप जो है वो उठाया। अभी याद आ रहा है हम लोग ने ये सब स्टेट्स की बात करी थी, इन एरियाज की बात करी थी कि ये जो एरियाज हैं ये लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इसकी जो है वो मैपिंग की जा रही है एक अच्छे लेवल पर। अब इस न्यूज की बात करेंगे इस, तो देखिए 125 सालों के बाद साइंटिस्ट को मिली हैं 140 प्रजातियां बटरफ्लाइज की, तितलियों की, जिनमें से 77 नई प्रजाति तितलियों की जो है वो पाई गई हैं। और ये बेसिकली मथेरान हिल्स में हम लोग को देखने को मिली है। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है मथेरान हिल्स कहां पर है, तो याद रखिएगा ये महाराष्ट्र के अंदर एक इको सेंसिटिव जोन हम लोग को देखने को मिलता है, काफी ब्यूटीफुल प्लेस है ये। और यहाँ पर मथेरान हिल रेलवे भी है, मथेरान लाइट रेलवे के नाम से जिसको जाना जाता है। और यहाँ पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के ऑफिशियल्स आए थे इसको इंस्पेक्ट करने के लिए, बट ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर की लिस्ट पर जो है वो इसका नाम नहीं आ पाया। बट इसका इंस्पेक्शन जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए हुआ था, बट इसका नाम नहीं आ पाया। बट आपको सिंपल बस ये पता होना चाहिए कि मथेरान जो है वो मथेरान हिल्स कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, क्योंकि हिल्स वगैरह से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन आते हैं। आप देखो ये यहाँ पर आपको दिखाई देगी, ये यहाँ पर जैसे कि देखो काफी सारी हिल्स आपको दिखाई दे रही है, यहीं पर ही आपको एक मथेरा हिल्स जो है वो देखने को मिलेगी। ये मथेरान हिल्स ये सेंटर पे हम लोग को देखने को मिल रही है। ठीक है, लोनावला के पास, इसके नीचे लोनावला हम लोग को देखने को मिल रही है, काफी फेमस जगह मुंबई में हम लोग को देखने को मिलती है, मुंबई के पास बेसिकली। पंचगानी हिल्स, पनहला हिल्स, महाबलेश्वर हिल्स,
और इसके अलावा जवाहर हिल्स। तो ऐसे हिल्स के नाम जो है वो आप लोग को थोड़े बहुत पते होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, अरेंज करो नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस के बारे में एक जानकारी होनी चाहिए। अब इस न्यूज की बात करें गाइस, तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इस टॉपिक को याद आ रहा है, हम लोगों ने इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज में डिस्कस किया था। तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो है वो फाइनेंसिंग फैसिलिटी की लॉन्च करी है, और ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर आ रही है, जो कि 1 लाख करोड़ रुपए का हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है क्या एग्जैक्टली? तो ये ऐसा पैसा जो कि एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पस के लिए उपयोग में दिया जा रहा है, यानी कि ये फार्मर्स को ऐसा लोन प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि फार्मर इस लोन का उपयोग किस पर्पस के लिए करेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पस के लिए। जैसे कि वेयर हाउस बना दिया उन्होंने अपना, जहां पर वो एग्रीकल्चर अपने प्रोड्यूस को स्टोर करके रखें, राइट? ऐसी चीज है। और वेयर हाउस भी सिंपल गोडाउन नहीं, ये वेयर हाउस जो होगा वो टेक्निकल साउंड वेयर हाउस हम लोग को देखने को मिलेगा, यानी कि वहां पर कोल्ड जो है वो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, जो प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए होता है पेरिशेबल कमोडिटीज को, जैसे कि पेरिशेबल कमोडिटीज सड़े ना। आपको पता होगा कि फल सब्जी और ये सब जो कमोडिटीज होती हैं सड़ जाती हैं अगर इनको प्रॉपर टेम्परेचर में ना रखा जाए। इसलिए तो हम लोग बाजार से सब्जी लेकर आते हैं, घर फ्रिज में नहीं रख देते, वो इसलिए खराब ना हो, ज्यादा लंबे समय तक रहे। और ज्यादा लंबे समय तक रहेगी तो किसान को अल्टीमेटली अच्छा प्राइस मिलेगा उनके प्रोड्यूस का, राइट? क्योंकि आपको पता होगा कई बार ऐसी भी बिक्री होती है, जैसे कि आप मार्केट गए होगे तो आपको पता होगा कि थोड़ी सी खराब सब्जियां होती हैं वो सस्ते में मिल जाती हैं, और जो फ्रेश जो होती हैं वो महंगे में मिलती है। और जो होटल वाले क्या करते हैं, रेस्टोरेंट वाले, ये थोड़ी सी खराब सब्जी ले लेते हैं, राइट? और जो है वो खराब सब्जी सस्ते रेट में लेकर जो है वो कंज्यूमर्स को खिलाते हैं बढ़िया। इसलिए कहते हैं ना लोग बाकी घर में खाना खाना चाहिए, क्योंकि घर में हाइजीनिक खाना होता है। और क्योंकि घर में हम जब सब्जी लेकर आते हैं खुद खाने के लिए तो हम लोग अच्छी फ्रेश सब्जी लेकर आते हैं, बट होटल वाला को बिजनेस करना होता है। तो ऐसी चीजें होती हैं। अब मैंने समझाने का अर्थ क्या है कि जो खराब सब्जियां होती हैं वो सस्ते में बिक जाती हैं, बट अगर किसान के पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, प्रॉपर वेयर हाउस उसके पास होगा टेम्परेचर मेंटेन करने वाला, तो उसकी सब्जी जो है वो जल्दी से खराब नहीं होगी, और उस सब्जी का उसको अच्छा वैल्यू जो है वो मिल जाएगा, तो उसको एक हाई प्राइस जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। तो अल्टीमेट फायदा किसका हुआ? किसान का हुआ। और ना ही सिर्फ किसान का, एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर जो होता है, यानी कि एग्रीकल्चर से जुड़े हुए सेक्टर जो होते हैं उनको भी फायदा मिलता है, राइट? जैसे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गई, मेगा फूड पार्क जो अभी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो वहां से जो ये सब कमोडिटीज हैं, तो देखो एक तो किसान के पास वेयर हाउस है, वेयर हाउस के बाद कुछ वो जो गाड़ियां ट्रांसपोर्टेशन, तो कहा गया कि ट्रांसपोर्टेशन भी जो है वो कोल्ड चेन स्टोरेज वाला हम लोग को देखने को मिलना चाहिए। तो पूरा जो स्टोरेज हम लोग क्रिएट करें वो कोल्ड चेन वाला करें, कि किसान के वेयर हाउस से सामान निकाला, गाड़ी में भरा, और गाड़ी में भी रेफ्रिजरेटर है, प्रॉपर टेम्परेचर जो है वो उसका मेंटेन्ड है, और वो गाड़ी गई मेगा फूड पार्क में और वहां पर भी टेम्परेचर मेंटेन्ड है पूरा। तो इससे क्या हो रहा है कि कमोडिटीज हमारी खराब नहीं होगी और वेस्ट जो है प्रोडक्ट्स के नहीं होंगे। यही सेम चीज जो है वो पूरी अभी आपको आगे चल के मिलेगी। तो देखो अभी ये न्यूज में इसलिए क्योंकि पहला सैंक्शन इसका 1000 करोड़ से ऊपर का हम लोग को देखने को मिल रहा है, जहां पर 2280 फार्मर सोसाइटी को मदद मिली है। ये स्कीम सपोर्ट कर रही है फार्मर्स को, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी को, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को, एग्री एंटरप्रेन्योर्स को, जिससे कि वो कम्युनिटी फार्मिंग को बनाए, कम्युनिटी फार्मिंग के तहत वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें, जो पोस्ट हार्वेस्ट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, यानी कि किसान ने एक बार खेती कर ली, खेती करने के बाद जो उसका प्रोड्यूस निकल के आया, तो उस प्रोड्यूस को हम लोग को कैसे मेंटेन करना है जिससे कि वो खराब ना हो, सड़े ना। तो इसके लिए ये पोस्ट हार्वेस्ट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो इसके लिए जो है वो लोन्स वगैरह दिए जा रहे हैं किसान को, और ये सब फार्मर प्रोड्यूसर सोसाइटीज वगैरह, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, इन सबको, ठीक है। इसके अलावा इसमें फार्मर्स को जो है वो मदद मिल रही है कि उनको अच्छा प्राइस जो है वो मिल जाएगा अपने प्रोड्यूस का, राइट? वो स्टोर कर सकेंगे, सेल कर सकेंगे हाई प्राइसेस में, वही सेम चीज जो मैंने आपको बताई। वेस्ट इसमें कम होगा, रिड्यूस होगा, प्रोसेसिंग जो है वो इसमें ज्यादा इंक्रीज होगी, और वैल्यू एडिशन इसमें हम लोग को देखने को मिलेगी। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात करें तो यहाँ पर मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन जो है वो दिया जाता है, फाइनेंस जो है वो प्रोवाइड किया जाता है किसानों को। और भी जो हम लोग को देखने को मिलता है ये सब, कि जो बेनिफिशियरी किसान हो गए, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी हो गई, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो गए, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप हो गए, मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, एग्री एंटरप्रेन्योर्स हो गए, और इसके अलावा स्टार्टअप, सेंट्रल या स्टेट एजेंसी या लोकल बॉडी जिसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स के द्वारा स्पॉन्सर किया जा रहा है, राइट? तो ऐसी ये सब जो है इनको क्या फायदा मिलेगा, इनको लोन्स मिल जाएगा, राइट? और ये लोन्स किस पर्पस के लिए इन्वेस्ट करेंगे, मैंने आपको बताया हुआ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने के लिए ये लोन का उपयोग करेंगे, राइट? और इस लोन पे उनको जो है वो काफी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा, यानी कि इंटरेस्ट पर सब्सिडी जो है वो सरकार प्रोवाइड कराएगी। जैसे कि ये बैंक से लोन ले रहे हैं, अब बैंक से आपने लोन लिया 10% पर, बट वहां पर सरकार जो है वो इनको सब्सिडी प्रोवाइड करा देगी। यहां पर बताया गया कि 3% के आसपास कुछ सब्सिडी मिलेगी, अभी आगे चल के बता दूंगा मैं आपको, लिखा हुआ है।
इसके अलावा ये जो स्कीम का जो ड्यूरेशन है वो 10 सालों की ये स्कीम हम लोग को देखने को मिल रही है 2020 से लेकर 2029 तक, राइट। इसमें 1 लाख करोड़ रुपए इस स्कीम के तहत एलोकेट किया गया है और ये बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लोन्स ऑफर करेंगी और लोन्स पर इंटरेस्ट जो है वो 3% 1 साल पर, यानी कि 1 साल के लोन पर 3% की सब्सिडी जो है वो सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। और क्रेडिट गारंटी कवरेज है, यानी कि गारंटी दिया जा रहा है कि जो लोन जो है वो ऑफर किया जाएगा किसानों को और ये बेनिफिशरीज को जिनको फायदा मिलने वाला है, जिसके बारे में भी हमने बात करी, राइट। तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिल रही है और लोन जो है वो 2 करोड़ रुपए तक का उठाया जा सकता है इन सब बेनिफिशरीज के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप पर्पस के लिए। इसी के साथ साथ हम लोग प्रधानमंत्री किसान स्कीम के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो ये स्कीम जो है गाइस लॉन्च की गई थी 2018 में। ये एक इनकम सपोर्ट स्कीम हम लोग को देखने को मिलती है। इनिशियली ये जो जितने भी जो किसान थे जिनके पास 2 एकड़ से कम की जमीन थी तो उनको स्मॉल और मार्जिनल किसानों को टारगेट किया गया था, बट अब जो यहाँ पर चेंजेस लाए गए हैं उसमें सभी किसानों को इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। इसमें जितने भी किसान हैं जिनके पास जमीन है, चाहे वो कितने भी एकड़ों की हो, वो फर्क नहीं पड़ता, इनको जो है वो मतलब इंक्लूड कर दिया गया है किसानों को। और इस स्कीम के तहत किसानों को 6,000 रुपए हर साल दिए जाएंगे 3 इंस्टॉलमेंट्स में। और ये पैसे इसलिए दिए जा रहे हैं जैसे कि किसान अपनी एग्रीकल्चरल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें और अपनी फैमिलीज को सपोर्ट कर सकें। जैसे कि आपको बताया गया कि किसान की जैसे कि किसान है, किसान का छोटा बच्चा है, उसको पढ़ाई में लगवाना है, तो किसान जो है वो एटलीस्ट इन पैसों का उपयोग बच्चे की पढ़ाई पर कर सके। या फिर किसान के घर में अगर कोई बुजुर्ग है, अब बुजुर्ग है तो उनको मेडिकल हेल्थ ऑब्वियस ही बात है कि रिक्वायरमेंट तो होगी कि मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह की, उनकी हेल्थ तो खराब रहेगी थोड़ी बहुत, बुजुर्ग एज में कुछ ना कुछ होता रहता है, आपको पता है। तो बुजुर्ग अगर किसान के कुछ पापा हैं या फैमिली मेंबर है कोई, तो उनकी वो मदद कर सके इन पैसों से। तो ये बेसिकली किसान को फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कराने के लिए स्कीम हम लोग को देखने को मिली थी, प्रधानमंत्री किसान। इसमें डायरेक्ट बेनिफिट मोड के थ्रू जो है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोड के थ्रू किसान के डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जो है वो पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए भी था क्योंकि जुलाई 2019 तक 17,000 करोड़ रुपए रिलीज हुए हैं 8.5 करोड़ किसानों को इस स्कीम प्लान के तहत, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली थी। इस न्यूज पे चर्चा करें, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये आइलैंड्स के गाइस जितने भी नाम है ना, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के, इसको अच्छे से आप लोगों को देखना है। जैसे कि लोअर अंडमान कहाँ पर है, मिडिल अंडमान कहाँ पर है, नॉर्थ अंडमान कहाँ पर है, कार निकोबार कहाँ पर है, राइट। ये निकोबार आइलैंड्स की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, ये पूरे नाम, ग्रेट निकोबार कहाँ पर है, लिटिल निकोबार कहाँ पर है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आए हैं पहले भी कि नॉर्थ टू साउथ में इसको अरेंज करो, तो ये आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। ये आइलैंड की चर्चा इसलिए न्यूज में हो रही है क्योंकि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इस आइलैंड पर मैरीटाइम एंड स्टार्टअप हब जो है वो डेवलप किया जाएगा। यानी कि कहा जा रहा है कि एक ऐसा पोर्ट जो है वो यहाँ पर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो है वो क्रिएट किया जाएगा ग्रेट निकोबार के अंदर। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट यानी कि एक जो है वो पोर्ट बनाया जा रहा है, बंदरगाह जो है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है, जहां पर जो शिप्स वगैरह आए, सामान वगैरह जो लोड करें और जो है वो जाएं। जैसे कि ट्रांसशिपमेंट आपको पता होगा कि शिप्स लगेंगी, शिप में सामान जो है वो लोड किया जाएगा और शिप जो है वो जाएंगी और शिप से सामान जो है वो निकाला जाएगा, राइट। वेसल्स वगैरह जो होते हैं ना, जिससे सामान ऑफ लोडिंग और ऑन लोडिंग हम लोग को जो देखने को मिलती है सामानों की, तो वो इस प्रकार का हब यहाँ पर बनाया जा रहा है और पोर्ट्स वगैरह यहाँ पर डेवलप किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पर चेन्नई से एक अंडरग्राउंड एक ऑप्टिकल फाइबर केबल यहाँ पर लगाई जा रही है, बिछाई जा रही है, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार पर हाई डिजिटल कनेक्टिविटी जो है वो मिल सके, यानी कि बहुत ही बेहतरीन कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी जो है वो मिल सके इस आइलैंड पे। इन सब चीजों से गाइस ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है उसको काफी फायदा मिलने वाला है, डिजिटली इंडिपेंडेंट हो जाएगा एक तो ये आइलैंड। दूसरा, यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है 12 आइलैंड्स को जहां पर वेरियस प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे और इसके तहत इस आइलैंड का ट्रेड जो है वो काफी बढ़ जाएगा और साथ ही साथ ब्लू इकोनॉमी पर एक बहुत ही बेहतरीन इंपैक्ट जो है वो हम लोग को देखने को मिलेगा इस आइलैंड के अंदर। तो ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड, जो 12 आइलैंड्स को सेलेक्ट किया गया है, तो ये एक ब्लू इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट सेंटर जो है वो बन जाएगा। तो ये सब चीजें जो है वो यहाँ पर देखने को मिली है, बताई गई। तो ये बेसिक फैक्ट जो है वो इससे रिलेटेड आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। और ये अपना लास्ट टॉपिक था। अब होमवर्क से पहले मैं आप लोग को यूपीएससी के बारे में मैंने आपको बोला था बताने के लिए, तो आपको अभी तो एक होमवर्क में मैंने दिया हुआ है कि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और पब्लिक सर्विस कमीशन, लक्ष्मीकांत की बुक्स आपको पढ़ना है। वो इसलिए क्योंकि यूपीएससी का टॉपिक जो है वो अभी न्यूज में भी था और इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रदीप कुमार जोशी जी जो है गाइज वो यूपीएससी चेयरमैन बन गए हैं, आपको पता होगा, न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है ये। प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी ये नए चेयरमैन हम लोग को यूपीएससी के देखने को मिले हैं। इससे पहले ये यूपीएससी के मेंबर हुआ करते थे और अरविंद सक्सेना जो पहले के, इनसे आने के पहले जो चेयरमैन थे अरविंद सक्सेना जी, तो इन्होंने जो है वो सक्सीड किया और अब ये नए चेयरमैन हम लोग को यूपीएससी के देखने को मिल रहे हैं, प्रदीप कुमार जोशी जी। तो आपका टास्क क्या है, यूपीएससी के जो मेंबर्स हैं
और जो चेयरमैन और इंक्लूडिंग मेंबर ऑल्सो, तो उनका टेन्योर कितना होता है, उनको किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। सेम विथ पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में भी आपको पता होनी चाहिए पूरी चीजें कि किस आर्टिकल में मौजूद है, हर एक चीज डिटेल में। तो इससे रिलेटेड लक्ष्मीकांत में आज ही आप जो है वो यूपीएससी कवर कर लो। तो आज काफी सारे स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड, जनरल स्टडी से रिलेटेड न्यूज जो है वो लिंक थी। तो ये सब टॉपिक्स आपको अच्छे से करना है, क्योंकि करंट अफेयर्स के साथ अगर आप जनरल स्टडीज को कवर करोगे, क्योंकि देखो पूरा खेल जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का होता है वो यही होता है कि करंट अफेयर्स जो आते हैं, न्यूज में जो चीजें आती हैं, उन्हीं में ही छुपी रहती है जनरल स्टडीज के टॉपिक्स। और जिसको अगर आप क्लियर कवर कर लोगे तो करंट अफेयर्स के साथ साथ आपका जनरल स्टडीज भी फिनिश होता चलेगा। इसीलिए तो मैं यहां पर गारंटी के साथ आपको लिखता हूं कि अगर आपको मैं जो चीज बता रहा हूं आपको कि ये जनरल स्टडीज टॉपिक आपको फिनिश करना है, तो याद रखिएगा उसको कर लेना, प्रोकास्टिनेट मत करना, डिले मत करना अगर एग्जाम क्लियर करना है तो। और ये मैं गारंटी के साथ इसलिए कहता हूं क्योंकि प्रीवियस एक्सपीरियंस भी है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आप उठा के देखोगे तो आपको अराउंड 80% क्वेश्चंस सिविल सर्विसेज के अंदर करंट अफेयर्स के आपको देखने को मिलेंगे। मैं जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस की भी बात कर रहा हूं क्योंकि वो कहीं ना कहीं से लिंक्ड होते हैं करंट अफेयर्स के साथ। जो करंट अफेयर्स में टॉपिक आएगा वही टॉपिक आपको जनरल स्टडीज के पोर्शन में देखने को मिलेगा। और ना ही सिर्फ प्रीलिम्स, मेंस में भी। मैं प्रीलिम्स की गारंटी इसलिए देता हूं क्योंकि प्रीलिम्स में आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, मल्टीपल रिवीजन कर लोगे तो आप करके आ जाओगे, क्योंकि वहां पे सिर्फ गोला लगाना है। बट मेंस में बहुत सारी चीजें मैटर करती है, आपकी स्किल्स मैटर करती है। जो मैं आपको डायरेक्शंस दे रहा हूं वो अगर आप सही तरीके से फॉलो करोगे तभी मेंस में भी आपको काफी सपोर्ट मिलेगा। बट क्या होता है उसमें बहुत सारी स्किल्स भी जो है वो यूज की जाती हैं, जो कि राइटिंग भी होती है, और क्वेश्चन पेपर ही पूरा फिनिश करना एक बड़ा टास्क होता है यूपीएससी के अंदर। इसलिए तो मैं आपको बोलता हूं कि पूरे पॉइंट्स आज की रेट में पूरे रख के चलो, पूरे नोट जो है वो अरेंज करके चलो, राइट। बात कर लेते हैं इस लेक्चर की पीडीएफ के बारे में। तो देखिए इस लेक्चर की पीडीएफ मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ में मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं। मिनिमम इसलिए यहां पर रखा गया है, वो बेसिकली मेरे कुछ स्टूडेंट्स जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए ये मिनिमम 100 रुपीज है। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं इससे ज्यादा, तो आप मेरी मेहनत को देखकर इस चैनल के लिए आपको जो कंट्रीब्यूशन ठीक लगे वो आप कंट्रीब्यूट जो है वो कर सकते हैं, राइट। और पीडीएफ होने का क्या फायदा होता है गाइस, कि आपको डेली बेसिस पर हैंड रिटन नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको सिर्फ ये पीडीएफ मिलेगी, आपको स्क्रॉल करना है और आपका रिवीजन पूरा हो जाएगा। क्योंकि डेली करंट अफेयर्स आते हैं, उस करंट अफेयर्स के अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाते रहोगे तो आपका टाइम कितना वेस्ट होगा। उसकी जगह जो है वो आप पीडीएफ से ये चीज एक्सेस कर सकते हो, और आप पीडीएफ लोगे तो मुझे भी सपोर्ट मिलेगा और इस चैनल भी इसी प्रकार से जो है वो चलता रहेगा। और रेट भी मैंने कुछ ऐसे रखे हैं जो कि आपको और कहीं इस प्रकार के रेट जो है वो नहीं देखने को मिलेंगे। और इसमें मैं आपको क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराता हूं, तो आपको डेली बेसिस पर लेक्चर की पीडीएफ दी जाती है, रेगुलर बेसिस पर जो लेक्चर आपको देखते हैं उसकी पीडीएफ मिलती है, संडे को करंट अफेयर्स का टेस्ट आता है उसकी पीडीएफ भी मिलती है, एक वीकली कंपाइलेशन मिलता है आपके रिवीजन के लिए कि आप वीकली जो है वो रिवाइज करो, और एक फिर मंथ के एंड में एक सिंगल मंथली कंपाइलेशन पीडीएफ मिलती है। और अब से शुरू किया है नया एक चीज, जिसमें कि अब से आपको प्रिंटेबल फ्रेंडली फॉर्मेट में भी पीडीएफ मैगजीन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि मुश्किल से 50 60 70 पेजेस की होगी, जिसको आप आसानी से प्रिंट करा सकते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो मतलब जो हार्ड कॉपी से पढ़ते हैं, तो उनकी मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि सर ये कर दीजिए प्लीज़। तो फिर ये अब मैंने आपको बोला ही है कि आप ही का चैनल है, आप ही की रिक्वेस्ट पे चलता है, तो ये चीज़ जो है वो आपसे ऐड ऑन कर दी गई है। तो आपसे आपको मंथ के एंड में ऐसी पीडीएफ मिलेगी जिसमें सिर्फ कंटेंट होगा, जिसमें सिर्फ नोट्स होंगे, वहां पर इमेजेस वगैरह कुछ नहीं होगी। बट मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि मेरे जो डेली लेक्चर वाली जो पीडीएफ होती है, या फिर जो मंथली वाली जो पीडीएफ आपको मिलेगी मेरे लेक्चर्स वाली, उसको देखकर रिवाइज किया करो, क्योंकि उसमें इमेजेस वगैरह होती हैं। उससे क्या होता है कि हमारा ब्रेन जल्दी कैच करता है चीजें और लॉन्ग टर्म रिटेन करके रखता है। बाकी ये ऑप्शनल है, वो तो स्टूडेंट्स के ऊपर है, जो भी उनको जैसा ठीक लगे पढ़ना, राइट। और साथ ही साथ अगस्त ऑफर भी एक चल रहा है। इस अगस्त ऑफर में अगर आप एक साथ 5 महीने की पीडीएफ एडवांस में परचेज करते हैं, यानी कि अगस्त से लेकर दिसंबर तक की, सिर्फ अगस्त के लिए ये ऑफर है, तो 500 रुपए की मिनिमम 500 रुपीज उसका कॉस्ट है। ये अगर पीडीएफ आप परचेज करते हैं तो आपको जनवरी 2020 से लेकर जुलाई 2020 की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगी, मेरे लेक्चर्स की पीडीएफ, ठीक है। तो ये है गाइस, और आप ही का सपोर्ट है जो कि इस चैनल को इसी प्रकार से चलाता रहेगा, बरकरार रखेगा। और ये चैनल जो है गाइस, इसका नाम करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा है। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम का ये चैनल है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, झा_सर टेलीग्राम चैनल का नाम है। एंड नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ये टॉपिक अपन ने पहले भी पढ़ा, ये आपका आज का होमवर्क है। लैंडस्लाइड क्या होते हैं, इसके कॉजेस क्या होते हैं लैंडस्लाइड के, और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करना है। और ये क्योंकि अभी लैंडस्लाइड न्यूज में था तो आपको पूरी चीजें पता होनी चाहिए। और लैंडस्लाइड क्या है ये अगर पूछा गया तो आपको अपनी लैंग्वेज में नहीं लिखना है, आप थोड़ी सी इस पर तैयारी करें। एनसीईआरटी में जो डेफिनेशन दी गई है, या फिर कोई भी मतलब जो स्टैंडर्ड बुक्स की डेफिनेशन होगी, तो वही आप यहाँ पर मेंशन करेंगे अपने आंसर में, ठीक है।
इसके अलावा नालसा, ये टॉपिक को हम लोगों ने अप्रैल 2020 में पढ़ा था। और यूपीएससी के बारे में मैंने भी आपको बता ही दिया है कि लक्ष्मीकांत से आपको पढ़ना है। और क्रिप्स मिशन, इसमें एक और ऐड कर लो, क्विट इंडिया मूवमेंट। इतनी चीजें जो है वो आपको आज ही खत्म करनी है। जनरल स्टडीज के टॉपिक्स हैं और ये डेली बेसिस पर जो बच्चे टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे गाइस, उन्हीं के ही काफी ज्यादा चांसेस होंगे एग्जामिनेशन को क्लियर करने के, क्योंकि ये जो टॉपिक्स मैं आपको देता हूं ये बहुत सोच समझ के टॉपिक्स जो है वो बनाए जाते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड ही जनरल स्टडीज में देखिएगा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो वो बीच में मैंने आपको बताया था इसके बारे में, हालांकि कि क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं जनरल स्टडीज के टॉपिक, क्योंकि लिंक करंट अफेयर्स का लिंक डायरेक्ट जनरल स्टडीज के टॉपिक्स के साथ होता है और वैसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। चलो एनीवेज, अब और ये जो जितने भी टॉपिक्स हैं इनके हैंड रिटन नोट्स बना लीजिएगा, और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।